अकबर और बीरबल, सहस और भाग जाने वाले शैतान की कहानी। एक अजीब खबर। एक दिन सुबह की पहली रोशनी के साथ ही आगरा के महल में खलबली मच गई। नगर के दक्षिणी छोर पर बसे गांव रतनपुर से एक विचित्र खबर आई थी। गांव में एक शैतान आ गया है। राजा अकबर दरबार में पहुंचे ही थे कि गांव के पंच, पुजारी और कुछ भयभीत किसान दौड़ते हुए आए और अकबर के सामने हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, रतनपुर में बीते 4 दिनों से एक भयानक शैतान दिखाई दे रहा है। वह रात को आता है, खलिहानों में आग लगाता है, मवेशियों को खोल देता है और फिर अजीब अजीब आवाजें करता हुआ भाग जाता है। राजा अकबर ने पहले तो इसे एक अफवाह समझा, लेकिन जब पुजारी ने बताया कि वह खुद उसकी लाल जलती आंखें देख चुका है और एक रात गांव का सबसे साहसी जवान भी डर के मारे बेहोश हो गया, तो बात गंभीर हो गई। हमें इस रहस्य की गहराई तक जाना होगा, अकबर ने गंभीरता से कहा। बीज बोया गया। बीरबल की भूमिका। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने पूरा किस्सा ध्यान से सुना और मुस्कराते हुए बोला, जहां पनाह, या तो यह कोई चाल है, या कोई डरावना मजाक, या फिर कुछ और, पर हमें इसे साहस से सुलझाना होगा। मुझे रतनपुर भेज दीजिए। अकबर ने बीरबल को एक छोटी टुकड़ी के साथ रतनपुर भेजा। बीरबल ने गांव पहुंचते ही सबसे पहले वहां के लोगों से बात की। डर हर चेहरे पर छाया हुआ था। बच्चे रो रहे थे और कई परिवार तो गांव छोड़ने की सोच रहे थे। रात का पहला पहरा, शैतान की पहली झलक। रात होने पर बीरबल ने गांव के बाहर के खलिहान में डेरा डाला। चारों ओर सन्नाटा था, केवल जुगनुओं की टिमटिमाहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई देती थी। मध्यरात्रि के पास अचानक एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई। फिर एक ऊंची आकृति, काले कपड़ों में लिपटी, लाल आंखों वाली, खलिहान के पास आई और आग लगाने लगी। सैनिक डर के मारे हिल नहीं सके, पर बीरबल निडर था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और चुपचाप उस आकृति के पास गया। जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, आकृति उसे देखकर चौंकी और भागने लगी। बीरबल ने उसका पीछा किया, लेकिन वह शैतान एकदम फुर्तीला था और कुछ ही पलों में जंगल की ओर भाग गया। बीरबल की योजना, शैतान को पकड़ने का जाल। अगले दिन बीरबल ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, आज रात हम इस शैतान को पकड़ेंगे, पर हमें डरने की बजाय उसे चकमा देना होगा। बीरबल ने सैनिकों को पेड़ों के पीछे छुपा दिया। खलिहान के पास उसने अपने जैसे दिखने वाला एक पुतला बैठाया और पास ही एक लंबी रस्सी बिछाई। रात को फिर वही हुआ। शैतान आया, आग लगाने ही वाला था कि पुतले को देखकर ठिठका। तभी बीरबल ने रस्सी खींची और वह आकृति जोर से गिर पड़ी। सैनिक दौड़ पड़े और उस शैतान को दबोच लिया। राज खुला, शैतान नहीं, इंसान था। सैनिकों ने जब उस डरावनी आकृति के चेहरे से नकाब हटाया तो सब चौंक गए। वह कोई और नहीं, बल्कि पास के गांव नरसापुर का लोभी साहूकार कैलाशनाथ था। बीरबल ने सबको बताया। कैलाशनाथ चाहता था कि लोग डरकर रतनपुर छोड़ दें ताकि वह सस्ते में उनकी जमीनें खरीद सके। उसने खुद को शैतान बना लिया, खलिहानों में आग लगाता, आवाजें निकालता और भाग जाता। गांव के लोग गुस्से से भर उठे, पर बीरबल ने कहा, उसे दंड देना राजा का कार्य है। चलो उसे बादशाह के सामने ले चलते हैं। अंत, न्याय और साहस की जीत। अगले दिन दरबार में गांव के सभी लोग, सैनिक और बीरबल के साथ कैलाशनाथ को अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने जब सारा मामला सुना तो कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस से गांव को बचाया गया, और इस नीच को उसकी सजा अवश्य मिलेगी। कैलाशनाथ को उसकी संपत्ति जब्त कर नगर के कारागार में डाल दिया गया।
अकबर ने रतनपुर के लोगों को नया अनाज, बीज और मवेशी दिलवाए ताकि वे दोबारा बस सकें। गांव के बच्चों के लिए एक छोटा विद्यालय भी खुलवाया। और बीरबल से राजा ने कहा, तुम्हारी चतुराई और साहस ने फिर सिद्ध किया कि सच्चा नायक वही है जो निडर हो और सच्चाई के लिए लड़े। सीख है, डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि बुद्धिमानी और साहस साथ हो तो हर शैतान को हराया जा सकता है। अकबर और बीरबल, महिलाओं का सम्मान और उनका स्थान। प्रस्तावना। बादशाह अकबर के दरबार में अक्सर अलग अलग विषयों पर चर्चा होती थी। एक दिन ऐसी ही एक चर्चा ने जन्म लिया, जो न केवल ज्ञान का विषय बनी बल्कि एक गहरी सामाजिक सोच का आईना भी बनी। महिलाओं का समाज में स्थान। दरबार में बहस की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हमारे राज्य में सब कुछ सुव्यवस्थित है, कानून, सेना, व्यापार और प्रशासन। पर आज मैं जानना चाहता हूं, क्या महिलाओं का समाज में कोई निश्चित और महत्वपूर्ण स्थान है? क्या वे पुरुषों के बराबर मानी जानी चाहिए? कुछ दरबारी चुप हो गए तो कुछ बोले, जहां पनाह महिलाएं तो गृहस्थी संभालती हैं, उनका स्थान रसोई और घर तक ही सीमित होना चाहिए। कुछ और बोले, वे कोमल होती हैं, शासन और निर्णय उनके बस की बात नहीं। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा विचार क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह मैं उत्तर दूंगा, पर कल सुबह आपको मेरे साथ एक छोटी यात्रा पर चलना होगा। वहीं आपको उत्तर मिलेगा। बीरबल की योजना। अगली सुबह बीरबल अकबर को वेश बदलवाकर नगर भ्रमण पर ले गए। वे दोनों सामान्य लोगों के कपड़ों में पहचान छुपाकर नगर के एक गरीब मोहल्ले में पहुंचे। बीरबल ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। एक वृद्धा ने दरवाजा खोला। बीरबल बोले, माँ, हम यात्री हैं, भूखे हैं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटा, घर में बस 2 रोटियां हैं, पर तुम दोनों खा लो। अंदर से एक लड़की बोली, दादी, ये रोटियां तो आपने मेरे लिए बनाई थीं। वृद्धा ने जवाब दिया, बेटी, भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है। तू पानी पी ले, मैं तुझे कुछ और बना दूंगी। अकबर ने यह देखकर आंखें नीची कर लीं। फिर वे एक दूसरे घर गए। वहां एक स्त्री अपनी छोटी बच्ची को पढ़ा रही थी और साथ ही चरखा चला रही थी। बीरबल बोले, माता, आप क्या कर रही हैं? स्त्री बोली, मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूं ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही चरखा चला रही हूं ताकि घर का खर्च भी चल सके। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। बादशाह अब तक काफी प्रभावित हो चुके थे। महलों की ओर वापसी और तीसरा दृश्य। वापसी में बीरबल बादशाह को नगर के एक बड़े वैद्य के घर ले गए, जहां वैद्य की पत्नी इलाज कर रही थी क्योंकि वैद्य बीमार थे। उन्होंने कई रोगियों की नब्ज देखी, औषधि दी और सलाह भी दी। सब उन्हें माताजी कहकर आदर दे रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये महिला तो वैद्यराज से भी अधिक ज्ञान रखती है। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, यही तो मैं दिखाना चाहता था। दरबार में वापसी और बीरबल का उत्तर। अगले दिन दरबार में फिर वही प्रश्न उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, कल की यात्रा ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जान गया कि महिलाएं केवल घर के भीतर ही नहीं, समाज के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, स्त्री मात्र कोमलता का प्रतीक नहीं, वह शक्ति, ममता, बुद्धि और सहनशीलता की मूर्ति है। जैसे बिना सूरज के जीवन अधूरा है, वैसे ही बिना स्त्री के समाज अधूरा है।
अकबर ने सबके सामने घोषणा की, आज से राज्य में हर स्त्री को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान का पूरा अधिकार मिलेगा, और जो कोई भी स्त्रियों के साथ भेदभाव करेगा उसे कठोर दंड मिलेगा। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी और महिलाओं के सम्मान की यह सीख सुनकर तालियों से गूंज उठा। उपसंहार। उस दिन से अकबर के शासन में स्त्रियों के लिए विशेष विद्यालय, चिकित्सालय और कार्यस्थल बनाए गए। बीरबल के इस छोटे से प्रयास ने समाज की सोच को बदलने की एक क्रांति को जन्म दिया, और एक बार फिर साबित हुआ, जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता वास करते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि महिलाओं को केवल उनकी पारंपरिक भूमिकाओं में सीमित करना अनुचित है। वे हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हैं, बल्कि कई बार उनसे आगे भी। उन्हें उनके योग्य स्थान, सम्मान और अवसर देना समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। अकबर और राणा सांगा, दो महायोद्धाओं की टक्कर। मुगल सम्राट अकबर की सत्ता तेजी से भारतवर्ष में फैल रही थी। उनकी सेनाएं एक के बाद एक रजवाड़ों को अपने अधीन कर रही थीं। दूसरी ओर राजस्थान की धरती पर एक अपराजेय योद्धा के रूप में राणा सांगा का नाम सूर्य की भांति चमक रहा था। हालांकि इतिहास में ये दोनों एक दूसरे के समकालीन नहीं थे, परंतु कल्पनाओं की भूमि में जब इतिहास के दो शेर आमने सामने आए तो क्या हुआ, यह कहानी उसी संधि की है। प्रथम भाग, टकराव की आहट। सम्राट अकबर दिल्ली के सिंहासन पर आसीन होने के बाद राजस्थान की ओर बढ़ रहे थे। उनका उद्देश्य था राजपूताना को अपने अधीन लाना। अधिकांश राजाओं ने मित्रता का हाथ बढ़ाया, परंतु मेवाड़ के राणा सांगा ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया, मेवाड़ की धरती कभी गुलाम नहीं रही और नहीं रहेगी। तलवारों से बात होगी अगर कोई हमारी आजादी छीनने आए। अकबर ने अपने दरबार में इस घोषणा को सुना। बीरबल, टोडरमल और राजा मान सिंह की उपस्थिति में अकबर ने गंभीरता से उत्तर दिया, राणा सांगा एक वीर हैं, पर साम्राज्य की नीति वीरता नहीं, चतुराई से चलती है। युद्ध तो होगा, पर उस युद्ध में जीत केवल तलवारों की नहीं, बुद्धि की भी होगी। द्वितीय भाग, युद्ध की तैयारी। राणा सांगा ने अपनी विशाल सेना को तैयार किया। उनके सेनापति झाला, देवड़ा, सिसोदिया और भील सेनाओं के प्रमुख घुड़सवारों को लेकर रणभूमि की ओर बढ़े। उधर अकबर ने मान सिंह को सेनापति नियुक्त किया। बीरबल को कूटनीति की जिम्मेदारी दी गई, जो कि मेवाड़ के कुछ विद्रोही राजाओं से गुप्त समझौते कर रहे थे। मेड़ता के पास एक मैदान को रणभूमि के लिए चुना गया। सेनाएं तैयार थीं। दोनों ओर रणभेरियां बस उठीं। तृतीय भाग, रणभूमि में दो सूरज। युद्ध आरंभ हुआ। राणा सांगा अपनी तलवार से दुश्मनों की पंक्तियां चीरते चले गए। उनका घोड़ा बिजल मेघों की भांति गरजता और दुश्मनों के हृदय कंपा देता। अकबर ने युद्ध में तो भाग नहीं लिया, पर ऊंचे किले से रण की दिशा देख रहे थे। उन्होंने मान सिंह से कहा, यदि राणा सांगा को रोका नहीं गया तो हमारी सेनाएं पीछे हट जाएंगी। बीरबल, क्या कोई उपाय है? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां बल न चले वहां मस्तिष्क काम आता है। राणा सांगा की सेना में जो भील और स्वतंत्र सेनाएं हैं, वो केवल राणा की प्रतिष्ठा के कारण लड़ रही हैं। यदि हम उनकी भावनाओं को भड़काएं तो युद्ध भीतर से टूट जाएगा। चतुर्थ भाग, चतुराई बनाम वीरता। बीरबल ने रात्रि में गुप्तचर भेजे। उन्होंने भील नेताओं के पास संदेश भिजवाया, मुगल सेना तुमसे नहीं लड़ना चाहती। यदि तुम युद्ध से हटो तो तुम्हारे इलाकों को स्वतंत्रता दी जाएगी। कुछ भील सेनाएं भ्रमित हो गईं। अगली सुबह उनका मनोबल गिरा। राणा सांगा को यह ज्ञात हुआ, पर वे डगमगाए नहीं। उन्होंने घोषणा की, जो डरते हैं वे युद्ध भूमि न आएं।
पर जो मेरे साथ हैं वे अंत तक लड़े। पंचम भाग, युद्ध का चरमोत्कर्ष। राणा सांगा खुद सेना की अग्रिम पंक्ति में आ गए। उन्होंने मान सिंह को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। यह ऐतिहासिक क्षण था। मान सिंह ने चुनौती स्वीकार की। दोनों वीर घोड़े पर सवार होकर रणभूमि के बीच मिले। तलवारें टकराईं, घोड़े उछले, चारों ओर सन्नाटा छा गया। कई बार तलवारें टकराईं। अंततः राणा सांगा की तलवार मान सिंह की ढाल तोड़ने में सफल रही, पर उसी समय एक तीर उनकी भुजा में आकर लगा। वह तीर बीरबल के गुप्त धनुर्धर द्वारा छुपकर चलाया गया था। मान सिंह ने राणा सांगा को गिरते हुए देखा। उन्होंने उन्हें मारने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कहा, आप वीर हैं राणा, पर युद्ध का परिणाम अब मुगल नीति तय करेगी। षष्ठम भाग, पराजय या विजय। राणा सांगा को बंदी बनाकर अकबर के समक्ष लाया गया। अकबर ने उनकी बहादुरी की सराहना करते हुए कहा, इतिहास तुम्हारे साहस को याद रखेगा। मैं तुम्हें वश में नहीं करना चाहता, अपितु तुम्हारी वीरता का सम्मान करना चाहता हूं। राणा ने उत्तर दिया, एक राजा केवल तब तक राजा होता है जब तक उसकी तलवार जीवित रहती है। मेरे लिए यह हार नहीं, एक विराम है। अकबर ने उन्हें सम्मानपूर्वक मेवाड़ लौटाया, यह कहते हुए, साम्राज्य स्थापित करना आसान है, पर वीरों को सम्मान देना ही राजा की असली पहचान है। उपसंहार। यह युद्ध कोई एक की हार या जीत का प्रतीक नहीं था। यह दो महान परंपराओं, मुगल रणनीति और राजपूताना वीरता का संगम था। इतिहास भले ही इस युद्ध का साक्षी न रहा हो, पर कल्पनाओं में यह कहानी सदियों तक जीवित रहेगी, जहां अकबर की चतुराई और राणा सांगा की वीरता दोनों को उचित स्थान मिला। अकबर और बीरबल, शैतानों से बात करने वाले की रहस्यमयी कहानी। एक बार की बात है जब अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। न्याय, संस्कृति और ज्ञान के क्षेत्र में यह युग सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था। लेकिन इस स्वर्णकाल के बीच एक अजीब घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमय व्यक्ति से, शैतानों से बात करने वाला। अध्याय 1, अजनबी की आमद। दरबार में रोज की तरह सभा लगी थी। अचानक एक व्यक्ति ने प्रवेश मांगा, चेहरा ढका हुआ, आंखों में एक विचित्र चमक और गले में लटकी एक हड्डियों की माला। सैनिकों ने उसे रोका, लेकिन वो बोला, मैं एक जरूरी बात लेकर आया हूं जो सिर्फ बादशाह अकबर को ही बताई जा सकती है। अगर नहीं सुनी गई तो इस राज्य में शैतान उतर आएंगे। अकबर ने इशारा किया और उसे अंदर लाया गया। तुम कौन हो? बादशाह ने कड़कती आवाज में पूछा। वो बोला, मैं शैतानों से बात करने वाला हूं। मैं उन आत्माओं से संवाद करता हूं जिन्हें नर्क में जगह नहीं मिली और स्वर्ग ने स्वीकार नहीं किया। दरबार में सनसनी फैल गई। कई दरबारी घबरा गए। लेकिन अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा, ये कुछ अलग ही मामला था। अध्याय 2, शैतानी भविष्यवाणी। उस आदमी ने कहा, राजा अकबर, एक छाया दिल्ली की ओर बढ़ रही है। 7 रातों के भीतर अगर आपने शैतानों को शांत न किया तो राजधानी अंधकार में डूब जाएगी। लेकिन भय मत कीजिए, मैं उनसे बात कर सकता हूं, बशर्ते आप मेरी 3 शर्तें माने। अकबर ने पूछा, कौन सी शर्तें? शाही कब्रिस्तान में मुझे एक रात अकेले रहने दिया जाए। दरबार का कोई भी व्यक्ति मेरी बातों पर सवाल न उठाए। बीरबल उस रात मुझे देखने न आए। तीसरी शर्त सुनकर बीरबल मुस्कराया, यह बात कुछ संदिग्ध लगी। अध्याय 3, बीरबल का संदेह। शाम को बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरी नजर में ये व्यक्ति एक ठग हो सकता है। मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने कहा, लेकिन अगर वह सच कह रहा हो तो?
बीरबल बोला, तब भी उसकी सच्चाई छिप नहीं सकती। अगर वह वास्तव में शैतानों से बात कर सकता है तो वो मेरे सामने भी ये काम कर सकेगा। लेकिन यदि वह डरता है कि मैं उसकी पोल खोल दूं, तभी उसने मेरा नाम लिया है। अकबर ने अनुमति दी, जाओ, लेकिन गुप्त रूप से। अध्याय 4 शाही कब्रिस्तान की रात। उस रात चारों ओर सन्नाटा था। चांद आधा छिपा हुआ था और हवा में अजीब सी घुटन थी। वो व्यक्ति कब्रिस्तान में प्रवेश कर चुका था। साथ लाया था कुछ राख, कुछ हड्डियां और एक टोकरी में लाल मिर्च और तेल। दूर एक पेड़ की आड़ में छिपे थे बीरबल और उनके विश्वासी सेवक। आदमी ने कुछ मंत्र बुदबुदाए, आग जलाई और बोलने लगा, हे अंधकार के स्वामी, सामने आओ। कुछ ही देर में वहां से चीखें सुनाई दीं। हवा और जोरों से चलने लगी। लेकिन बीरबल ने गौर किया कि वह आदमी खुद ही दो अलग अलग आवाजों में बोल रहा था, एक डरावनी गहरी आवाज और एक सामान्य। वो बोल रहा था और फिर खुद ही जवाब दे रहा था, तू कौन है? मैं काल हूं। क्या चाहता है? अंधकार फैलाना। 20 मिनट तक यही नाटक चलता रहा। अध्याय 5 सच्चाई का पर्दाफाश। अगली सुबह आदमी दरबार में पहुंचा और बोला, राजा अकबर, मैंने शैतानों को समझा लिया। अब राज्य सुरक्षित है। लेकिन इसके लिए आपको एक विशेष सम्मान देना होगा, रक्षक हिंदुस्तान की उपाधि। भीड़ में कुछ लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन बीरबल चुप था। तभी बीरबल खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। उसने सैनिकों को बुलाया और कब्रिस्तान के पीछे की झाड़ियों से वो सामान मंगवाया जो उस आदमी ने छुपाया था, एक मुखौटा, आवाज बदलने वाला सींग और नकली हड्डियां। फिर उसने सबके सामने उस व्यक्ति की नकल कर दिखाया, कैसे वो खुद ही सवाल करता और खुद ही जवाब देता था। पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठी। अकबर ने कड़कते हुए कहा, तो तुमने डर फैलाकर खुद को रक्षक दिखाने की कोशिश की। क्या सजा दी जाए तुम्हें? अध्याय 6 बीरबल की अनोखी सजा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, चूंकि यह आदमी शैतानों से बात करना चाहता है, क्यों न इसे हर रात शहर की अलग अलग कब्रगाहों में शांति मंत्र पढ़ने के लिए भेजा जाए, ताकि आत्माएं चैन से रहें। लेकिन इसे आवाज बदलने के किसी यंत्र की अनुमति नहीं दी जाए। अकबर हंसे, यह तो बहुत सुंदर सजा है। ना जेल ना मौत, लेकिन डर अब इसे ही खाएगा। आदमी का पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ थोड़ा नाम और पैसा चाहता था। अकबर ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन बीरबल ने उस दिन फिर साबित कर दिया कि सच्चाई की सबसे बड़ी आवाज होती है बुद्धिमत्ता। समाप्ति, शिक्षा और हास्य। जब भी कोई कहे कि वह अलौकिक शक्तियों से जुड़ा है, उसे अंधश्रद्धा से मत देखो। बीरबल ने दिखाया कि डर का सामना तर्क और विवेक से किया जा सकता है। दरबार में फिर से हंसी खुशी का माहौल लौट आया। और बीरबल, उसने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, शैतान बाहर नहीं, इंसान के अंदर होते हैं, लालच, झूठ और दिखावा। अकबर और बीरबल, ईमानदार किसान का इनाम। एक बार की बात है। मुगल सम्राट अकबर अपने बगीचे की सैर कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा किसान महल के बाहर बैठा है। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ, पर आंखों में ईमानदारी की चमक थी। अकबर ने रुककर उससे पूछा, कहो बाबा, क्या बात है? किस लिए दरबार आए हो? किसान ने झुककर सलाम किया और कहा, हुजूर, मेरा नाम गोविंद है। मैं पास के गांव में खेत जोतता हूं। मेरी जिंदगी मेरी गाय और मेरी मेहनत से चलती है। कल कुछ ऐसा हुआ कि मुझे यहां आना पड़ा। अकबर ने हाथ से इशारा किया, बताओ क्या हुआ? गोविंद ने कहा,
कल मैं खेत जोत रहा था, तभी हल की मूठ टूट गई। मैं पास के तालाब पर गया और वहीं बैठ गया। तभी मैंने देखा कि तालाब में कुछ चमक रहा है। मैंने एक लकड़ी से उसे बाहर निकाला तो देखा एक थैली है जिसमें सोने के सिक्के हैं। सोने के सिक्के! अकबर चौंक गए। गोविंद ने सिर झुकाते हुए कहा, जी हाँ, लेकिन वह धन मेरा नहीं था। मैं सीधे गांव के काजी साहब के पास गया। उन्होंने कहा कि मुझे दरबार लाकर ये सिक्के पेश करने चाहिए, इसलिए मैं यह थैली लेकर आपके पास आया हूं। अकबर ने थैली देखी। सचमुच उसमें बहुत से पुराने कीमती सोने के सिक्के थे। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह पास ही खड़े थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, अगर कोई और होता तो शायद वह यह खजाना चुपचाप रख लेता। बताओ, इस किसान की ईमानदारी का क्या इनाम होना चाहिए? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यह किसान वही कर रहा है जो सही है। लेकिन आजकल दुनिया में ईमानदारी दुर्लभ है। मेरी राय है कि इस किसान को यह पूरा खजाना दे दिया जाए और साथ ही उसे दरबार का राजकिसान घोषित किया जाए। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी बात में दम है बीरबल। गोविंद, आज से ये सिक्के तुम्हारे हुए। साथ ही तुम शाही दरबार के ईमानदार किसान कहलाओगे। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, हुजूर, मुझे तो सिर्फ अपना फर्ज निभाना था, लेकिन आपने मुझे बादशाही इनाम दे दिया। अकबर ने कहा, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है और तुमने ये साबित कर दिया। उसी दिन से पूरे राज्य में गोविंद की चर्चा होने लगी। बच्चे उसे मिसाल के तौर पर याद रखने लगे कि सच्चाई और ईमानदारी का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। सीख: जब दिल साफ हो और इरादा नेक तो खुद बादशाह भी झुक जाते हैं। अकबर और बीरबल, महिलाओं का सम्मान और उनका स्थान। प्रस्तावना: बादशाह अकबर के दरबार में अक्सर अलग अलग विषयों पर चर्चा होती थी। एक दिन ऐसी ही एक चर्चा ने जन्म लिया, जो न केवल ज्ञान का विषय बनी बल्कि एक गहरी सामाजिक सोच का आईना भी बनी। महिलाओं का समाज में स्थान। दरबार में बहस की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हमारे राज्य में सब कुछ सुव्यवस्थित है, कानून, सेना, व्यापार और प्रशासन। पर आज मैं जानना चाहता हूं, क्या महिलाओं का समाज में कोई निश्चित और महत्वपूर्ण स्थान है? क्या वे पुरुषों के बराबर मानी जानी चाहिए? कुछ दरबारी चुप हो गए तो कुछ बोले, जहांपनाह, महिलाएं तो गृहस्थी संभालती हैं, उनका स्थान रसोई और घर तक ही सीमित होना चाहिए। कुछ और बोले, वे कोमल होती हैं, शासन और निर्णय उनके बस की बात नहीं। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा विचार क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं उत्तर दूंगा, पर कल सुबह आपको मेरे साथ एक छोटी यात्रा पर चलना होगा। वहीं आपको उत्तर मिलेगा। बीरबल की योजना। अगली सुबह बीरबल अकबर को वेश बदलवाकर नगर भ्रमण पर ले गए। वे दोनों सामान्य लोगों के कपड़ों में पहचान छुपाकर नगर के एक गरीब मोहल्ले में पहुंचे। बीरबल ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। एक वृद्धा ने दरवाजा खोला। बीरबल बोले, माँ, हम यात्री हैं, भूखे हैं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटा, घर में बस 2 रोटियां हैं, पर तुम दोनों खा लो। अंदर से एक लड़की बोली, दादी, ये रोटियां तो आपने मेरे लिए बनाई थीं। वृद्धा ने जवाब दिया, बेटी, भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है। तू पानी पी ले, मैं तुझे कुछ और बना दूंगी। अकबर ने यह देखकर आंखें नीची कर लीं। फिर वे एक दूसरे घर गए।
वहां एक स्त्री अपनी छोटी बच्ची को पढ़ा रही थी और साथ ही चरखा चला रही थी। बीरबल बोले, माता, आप क्या कर रही हैं? स्त्री बोली, मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूं ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही चरखा चला रही हूं ताकि घर का खर्च भी चल सके। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। बादशाह अब तक काफी प्रभावित हो चुके थे। महलों की ओर वापसी और तीसरा दृश्य। वापसी में बीरबल बादशाह को नगर के एक बड़े वैद्य के घर ले गए, जहां वैद्य की पत्नी इलाज कर रही थी क्योंकि वैद्य बीमार थे। उन्होंने कई रोगियों की नब्ज देखी, औषधि दी और सलाह भी दी। सब उन्हें माताजी कहकर आदर दे रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये महिला तो वैद्यराज से भी अधिक ज्ञान रखती है। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, यही तो मैं दिखाना चाहता था। दरबार में वापसी और बीरबल का उत्तर। अगले दिन दरबार में फिर वही प्रश्न उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, कल की यात्रा ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जान गया कि महिलाएं केवल घर के भीतर ही नहीं, समाज के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, स्त्री मात्र कोमलता का प्रतीक नहीं, वह शक्ति, ममता, बुद्धि और सहनशीलता की मूर्ति है। जैसे बिना सूरज के जीवन अधूरा है, वैसे ही बिना स्त्री के समाज अधूरा है। अकबर ने सबके सामने घोषणा की, आज से राज्य में हर स्त्री को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान का पूरा अधिकार मिलेगा। और जो कोई भी स्त्रियों के साथ भेदभाव करेगा, उसे कठोर दंड मिलेगा। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी और महिलाओं के सम्मान की यह सीख सुनकर तालियों से गूंज उठा। उपसंहार। उस दिन से अकबर के शासन में स्त्रियों के लिए विशेष विद्यालय, चिकित्सालय और कार्यस्थल बनाए गए। बीरबल के इस छोटे से प्रयास ने समाज की सोच को बदलने की एक क्रांति को जन्म दिया। और एक बार फिर साबित हुआ, जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं देवता वास करते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि महिलाओं को केवल उनकी पारंपरिक भूमिकाओं में सीमित करना अनुचित है। वे हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हैं, बल्कि कई बार उनसे आगे भी। उन्हें उनके योग्य स्थान, सम्मान और अवसर देना समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। अकबर और बीरबल, सहस और भाग जाने वाले शैतान की कहानी। एक अजीब खबर। एक दिन सुबह की पहली रोशनी के साथ ही आगरा के महल में खलबली मच गई। नगर के दक्षिणी छोर पर बसे गांव रतनपुर से एक विचित्र खबर आई थी, गांव में एक शैतान आ गया है। राजा अकबर दरबार में पहुंचे ही थे कि गांव के पंच, पुजारी और कुछ भयभीत किसान दौड़ते हुए आए और अकबर के सामने हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, रतनपुर में बीते 4 दिनों से एक भयानक शैतान दिखाई दे रहा है। वह रात को आता है, खलिहानों में आग लगाता है, मवेशियों को खोल देता है और फिर अजीब अजीब आवाजें करता हुआ भाग जाता है। राजा अकबर ने पहले तो इसे एक अफवाह समझा, लेकिन जब पुजारी ने बताया कि वह खुद उसकी लाल जलती आंखें देख चुका है और एक रात गांव का सबसे साहसी जवान भी डर के मारे बेहोश हो गया, तो बात गंभीर हो गई। हमें इस रहस्य की गहराई तक जाना होगा, अकबर ने गंभीरता से कहा। बीज बोया गया। बीरबल की भूमिका। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने पूरा किस्सा ध्यान से सुना और मुस्कराते हुए बोला, जहां पनाह, या तो यह कोई चाल है, या कोई डरावना मजाक, या फिर कुछ और, पर हमें इसे साहस से सुलझाना होगा। मुझे रतनपुर भेज दीजिए।
अकबर ने बीरबल को एक छोटी टुकड़ी के साथ रतनपुर भेजा। बीरबल ने गांव पहुंचते ही सबसे पहले वहां के लोगों से बात की। डर हर चेहरे पर छाया हुआ था। बच्चे रो रहे थे और कई परिवार तो गांव छोड़ने की सोच रहे थे। रात का पहला पहरा, शैतान की पहली झलक। रात होने पर बीरबल ने गांव के बाहर के खलिहान में डेरा डाला। चारों ओर सन्नाटा था, केवल जुगनुओं की टिमटिमाहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई देती थी। मध्यरात्रि के पास अचानक एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई। फिर एक ऊंची आकृति, काले कपड़ों में लिपटी, लाल आंखों वाली, खलिहान के पास आई और आग लगाने लगी। सैनिक डर के मारे हिल नहीं सके, पर बीरबल निडर था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और चुपचाप उस आकृति के पास गया। जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, आकृति उसे देखकर चौंकी और भागने लगी। बीरबल ने उसका पीछा किया, लेकिन वह शैतान एकदम फुर्तीला था और कुछ ही पलों में जंगल की ओर भाग गया। अकबर और बीरबल की आत्माओं की भाषा जानने वाला तांत्रिक। अगले दिन बीरबल ने गांव के लोगों को बुलाया और अकबर का साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में फैला था। शैतान को पकड़ेंगे। उनकी अदालत में पर हमें डरने की बजाय उसे चकमा देना होगा, जो हर असंभव लगने वाले प्रश्न का उत्तर और हर उलझन का समाधान निकाल लेते थे। पास उसने अपने जैसे दिन दरबार में एक ऐसा व्यक्ति आया और पास जो दावा करता था कि वह आत्माओं की भाषा जानता है, वही हुआ और मृत लोगों से बात कर सकता है। आया, आग लगाने ही वाला था। एक अजीब दावा ठिठका। एक दिन दरबार में बीरबल ने रस्सी बदलकर आया व्यक्ति दरबारियों से बीच खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, और उस शैतान को जहां पनाह, मैं आज खुला शैतान नहीं, इंसान था। मैं मृत सैनिकों ने जब उस डरावनी आकृति के चेहरे से मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं आपको आपके पूर्वजों से संदेश सुना सकता हूं। नरसापुर का लोभी साहूकार अकबर मुस्कुराए, लेकिन कुछ दरबारी डर से कांप उठे। सबको बताया। बीरबल उस समय दरबार में नहीं थे कि लोग डरकर अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उनकी जमीनें खरीद सके। वो बोला, मुझे लोग खुद भाषा विद्वान कहते हैं। खलिहानों में आग लगाता, मैं आवाजें निकालता और भाग जाता और बोलता भी। गांव के लोग गुस्से से सोचते हुए कहा, क्या तुम मेरे बीरबल ने हुमायूं से बात कर सकते हो? उसे दंड देना राजा का कार्य है। बोला, बिल्कुल, चलो, लेकिन उसे बादशाह के सामने ले चलते हैं और एक वस्त्र चाहिए जो हुमायूं न्याय और साहस की जीत। अकबर को अगले दिन दरबार में गांव के सभी आदेश दिया गया और अगली रात उसे शाही उद्यान के बीच बने मकबरे में रखा जाएगा, जहां वह जब सारा मामला सुनेगा तो कहा। अध्याय 2, बीरबल की बुद्धिमानी और साहस से शाम बीरबल दरबार लौटे और इस नीच को सारी सजा अवश्य मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, संपत्ति जब्त कर जहां पनाह आत्माओं की भाषा जानने वाला अकबर ने मनुष्यों के लोगों को बनाया, अनाज, बीज और मवेशी दिलवाए ताकि वे दोबारा बच सके। गांव के बच्चों के लिए अगर वह वास्तव विद्यालय भी खुलवा कर सके तो। और बीरबल से राजा ने उत्तर दिया, तो फिर मैं तुम्हारी चतुराई और साहस ने फिर सिद्ध किया अगर सच्चा नायक वही है उसका जो निडर हो और सच्चाई के लिए लड़े। अध्याय 3, आत्मा की सभा। चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह तांत्रिक मकबरे में गया और साहस साथ हो, चारों ओर दिए जलाए गए, हराया जा सकता है। की गंध फैली और उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी उसने जोर से कहा, हे महान आत्मा, महाराज हुमायूं, अपने पुत्र से कुछ कहिए। फिर कुछ क्षणों बाद वो बोलने लगा, लेकिन अब उसकी आवाज भारी और गंभीर हो चुकी थी। मैं हुमायूं हूं। अकबर, मेरे पुत्र, राज्य का ध्यान रखना, इस तांत्रिक को इनाम देना। अकबर स्तब्ध थे। दरबारियों ने सिर झुका लिया। तांत्रिक बोला, मुझे अब विश्राम दें, आत्मा लौट रही है। अध्याय 4, बीरबल की चाल। अगले दिन बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और बोला, जहां पनाह, क्या मैं भी एक आत्मा से बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस तांत्रिक से एक विशेष आत्मा को बुलवाना चाहता हूं, मेरे बचपन के पालतू तोते की आत्मा। सब दरबारी हंसने लगे, लेकिन बीरबल गंभीर था।
तांत्रिक ने कहा, मैं पालतू जानवरों की आत्माओं से भी बात कर सकता हूं, लेकिन मुझे वो पिंजरा दीजिए जिसमें वह रहा करता था। अगली रात वह पिंजरा उसे दे दिया गया और फिर वही नाटक शुरू हुआ। कुछ देर बाद वही तांत्रिक तोते की आत्मा की आवाज में बोला, कीक कीक, बीरबल, तुम बहुत अच्छे थे। तुम मुझे हरी मिर्च खिलाते थे। अब बीरबल खड़ा हुआ और बोला, झूठ। तांत्रिक चौंका। क्यों? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, वो तोता कभी बोलता ही नहीं था। वह गूंगा था। और रही बात हरी मिर्च की, तो उसे हरी मिर्च से एलर्जी थी। अगर वह जीवित होता तो भी वो ये बात नहीं कह सकता। दरबार में हंसी गूंजने लगी। अध्याय 5 असली भेद। बीरबल ने आगे बताया, जहां पनाह, इस तांत्रिक के पास एक छोटी सी बांसुरी है जिसकी मदद से वह खुद की आवाज बदलता है। वह दो लोगों के साथ मिलकर यह खेल करता है। एक आवाज के पीछे बैठकर जवाब देता है और दूसरा घिसना कपड़ा जलाकर धुएं का भ्रम पैदा करता है। मैं यह साबित कर सकता हूं। तभी सैनिकों ने दोनों अन्य व्यक्तियों को पास की झाड़ियों से पकड़ लिया और वहां से बांसुरी, नकली आत्माओं की आवाज वाला उपकरण और लोबान के ढेर सारे टुकड़े मिले। अध्याय 6 बीरबल की सजा और शिक्षा। अकबर ने तांत्रिक की ओर देखा और बोले, तुमने मेरे पिता का नाम लेकर धोखा दिया। ये अपराध अक्षम्य है। बीरबल बोले, जहां पनाह, इसे मौत देना आसान है, लेकिन शिक्षा देना बड़ा कार्य है। इसकी सजा ये होनी चाहिए कि यह पूरे राज्य में घूमकर लोगों को बताए कि आत्माओं की भाषा कोई नहीं जानता, केवल विवेक और ज्ञान से ही जीवन सुधारा जा सकता है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि की होती है। समाप्ति। अंत में सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर और अंधविश्वास को फैलाकर कई लोग भोले लोगों को ठगते हैं। लेकिन जैसे बीरबल ने बताया, सच्चाई को ढूंढने के लिए तर्क, विज्ञान और बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ा अस्त्र है। और अकबर ने दरबारियों से कहा, आज से दरबार में कोई भी तांत्रिक तभी सुना जाएगा जब वह बीरबल की परीक्षा में खरा उतरे। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। अकबर और बीरबल, रानी का सवाल जवाब अद्भुत। प्रस्तावना। अकबर का दरबार बुद्धिजीवियों से भरा रहता था, लेकिन जब सवाल किसी महिला के आत्मसम्मान और समाज में उसके स्थान का आता, तो कई दरबारी भी भ्रम में पड़ जाते। एक दिन महारानी जोधा ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसे सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया और बीरबल को एक बार फिर अपनी सूझबूझ का प्रमाण देना पड़ा। दृश्य 1, शाही महल का प्रश्न। उस दिन शाही बाग में रानी जोधा और बादशाह अकबर आराम कर रहे थे। बीरबल भी पास ही था। रानी जोधा गंभीर स्वर में, जहां पनाह, मुझे एक बात बताइए। यदि बीरबल पुरुष न होकर महिला होते तो क्या वे दरबारी बन पाते? अकबर चौंक गए। बीरबल भी कुछ पल शांत हो गए। अकबर, संभल कर, यह एक कठिन प्रश्न है। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल धीरे से मुस्कराते हुए, रानी साहिबा, यह प्रश्न एक उत्तर से नहीं सुलझेगा। मुझे 3 दिन का समय दीजिए, फिर मैं दरबार में इसका उत्तर दूंगा, उस रूप में जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। रानी जोधा, ठीक है बीरबल, मैं प्रतीक्षा करूंगी। दृश्य 2, बीरबल का रूपांतरण। बीरबल अगले 3 दिन अदृश्य रहा। चौथे दिन दरबार में एक नई महिला दरबारी प्रवेश करती है, बाला बीरबाला के नाम से। सुंदर, गंभीर, शांत और आत्मविश्वास से भरी। अकबर, यह महिला कौन है? बीरबाला हंसते हुए, जहां पनाह, मैं बीरबल ही हूं,
एक स्त्री के रूप में। आज से अगले 3 दिन तक मैं महिला बनकर राजकाज चलाऊंगा, निर्णय लूंगा, समस्याएं हल करूंगा और देखूंगा कि समाज मुझे कैसे देखता है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ हंसे, कुछ चुप रहे, मगर अकबर ने अनुमति दे दी। दृश्य 3, पहला दिन, बुद्धि की परीक्षा। एक व्यापारी 2 बेटों के बीच अपनी दौलत बांटना चाहता था, पर दोनों लड़के आपस में झगड़ते थे। बीरबाला ने पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हो? बेटा 1, नहीं। बेटा 2, बिल्कुल नहीं। बीरबाला, तो फिर धन किसी को नहीं मिलेगा। जब तक आपसी विश्वास नहीं होगा, संपत्ति बर्बादी ही लाएगी। फैसला सटीक था। दरबारी चकित रह गए। अकबर ने सिर हिलाया, सही निर्णय। दृश्य 4, दूसरा दिन, साहस की परीक्षा। दरबार में एक सैनिक आया जिसने महिला सिपाही को कमतर बताकर अपमानित किया था। बीरबाला, क्या युद्ध में तीर महिला का अलग चलता है या तलवार उससे धीमी चलती है? सैनिक चुप। बीरबाला तीव्र स्वर में, तो फिर जो युद्धभूमि में तुम्हारे बराबर खड़ी रही, उसका अपमान क्यों? उसने आदेश दिया, उस महिला सिपाही को सम्मान चिन्ह दिया जाए और यह सैनिक 1 सप्ताह तक उसी के साथ प्रशिक्षण ले। सभी ने तालियां बजाईं। बीरबाला का साहस और निर्णय असंदिग्ध। दृश्य 5, तीसरा दिन, करुणा और न्याय की परीक्षा। एक वृद्धा आई, उसकी बहू को घर से निकाल दिया गया था क्योंकि वह पढ़ना चाहती थी और ससुराल वालों को यह पसंद नहीं था। बीरबाला ने पूछा, तो क्या तुम्हारी बहू ने चोरी की? झूठ बोला। वृद्धा, नहीं, वह तो बस किताबों में डूबी रहती थी। बीरबाला, तो अपराध क्या है? ज्ञान की प्यास। फैसला हुआ। ससुराल वालों को चेतावनी दी गई और बहू को शाही विद्यालय में सम्मानित छात्रा का दर्जा मिला। दृश्य 6, बीरबल का असली रूप। 3 दिन बाद बीरबल ने अपने असली रूप में लौटते हुए कहा, रानी साहिबा, आपने पूछा था यदि मैं स्त्री होता तो क्या दरबारी बन पाता? मेरा उत्तर है, शायद नहीं, क्योंकि समाज की दृष्टि में स्त्रियां आज भी बराबरी से नहीं देखी जाती। अकबर, तो फिर समाधान क्या है? बीरबल, जहांपनाह, बदलाव शिक्षा से आएगा, समान अवसरों से आएगा और सबसे पहले सोच बदलने से आएगा। अगर आज मैंने स्त्री बनकर वही निर्णय लिए जो पुरुष के रूप में लेता और फिर भी मेरी योग्यता पर प्रश्न उठे, तो दोष मेरी नहीं, समाज की दृष्टि का है। दृश्य 7, ऐतिहासिक निर्णय। अकबर ने घोषणा की, शाही दरबार में महिला सलाहकार नियुक्त होंगी। राजकीय प्रशासन में योग्य महिलाओं को प्रशिक्षण और नियुक्ति दी जाएगी। स्त्रियों के शिक्षा, कार्य और निर्णय के अधिकार की रक्षा की जाएगी। रानी जोधा ने बीरबल को हार पहनाई और कहा, आज तुमने सिर्फ मेरी जिज्ञासा शांत नहीं की, मेरी आत्मा को भी संतोष दिया। उपसंहार। समय बदला, सोच बदली और अकबर के राज्य में महिलाएं नेतृत्व की ऊंचाइयां छूने लगीं। और उस दिन के बाद से कोई भी यह न पूछता कि अगर बीरबल स्त्री होते तो क्या, क्योंकि जवाब खुद सामने था, स्त्री भी वही कर सकती है जो पुरुष। अकबर और बीरबल, चमत्कारी गधे की रहस्यमयी कहानी। अकबर के राज में कई विचित्र घटनाएं हुआ करती थीं, लेकिन एक दिन दरबार में जो खबर आई उसने सभी को हैरान कर दिया। शहर के बाहरी इलाके में एक साधु रह रहा था जिसने दावा किया, मेरे पास एक चमत्कारी गधा है। वह इंसानों का भविष्य बता सकता है, झूठ पकड़ सकता है और चोरी का खुलासा कर सकता है। यह सुनते ही शहर भर में गधे की चर्चा शुरू हो गई। अध्याय 1, चमत्कारी गधे की खबर। गधे का नाम था बुद्धिराम। साधु ने शहर में ऐलान किया,
जिसे अपने भाग्य या सत्य जानना हो, बुद्धिराम से सवाल करे। कुछ दिनों में ही बुद्धिराम की लोकप्रियता बढ़ गई। लोग उसके सामने सवाल पूछते और वो ढेंचू कहकर हिलता, कभी दुलत्ती मारता, कभी जोर से कान खड़े करता और साधु उसका मतलब समझाकर उत्तर देता। एक बार एक व्यापारी ने पूछा, क्या मेरा बेटा सच्चा है? गधा जोर से दुलत्ती मारकर बैठ गया। साधु ने कहा, इसका मतलब है नहीं। तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है। बेटा सच में झूठा निकला। यह देखकर शहर वाले उसे जादुई गधा मानने लगे। अध्याय 2 बीरबल को शक। दरबार में जब यह खबर पहुंची, कई मंत्री हैरान रह गए। बीरबल चुपचाप सोचते रहे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम उस गधे से नहीं मिलना चाहोगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, एक गधा यदि सच बोल सकता है तो यह दुनिया बहुत ही मजेदार हो जाएगी। मैं कल सुबह ही उस गधे से मिलने जाऊंगा। अध्याय 3 गधे से मुलाकात। बीरबल साधु की झोपड़ी पर पहुंचे। साधु ने गधे को सजाया था, सोने की घंटियां, रंगीन पंख और माथे पर तिलक। बीरबल ने पूछा, क्या यह सच है कि बुद्धिराम सच और झूठ पहचान सकता है? साधु बोला, हाँ महाराज, ये चमत्कारी गधा है। इसके सामने कोई झूठ बोले तो यह ढेंचू की जगह चुप रहता है। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, तो यदि मैं झूठ बोलूं ये चुप रहेगा? साधु बोला, बिल्कुल। बीरबल ने झुककर गधे के कान में फुसफुसाया, मैं कल रात चांद पर गया था। गधा चुप रहा। साधु चिल्लाया, देखा, यह झूठ पहचान गया। बीरबल ने कहा, रोचक। पर मैं कल रात सच में चांद पर गया था, सपने में। गांव वाले हंस पड़े। साधु थोड़ा घबरा गया। अध्याय 4 बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने कहा, इसकी परीक्षा होनी चाहिए दरबार में। कल तुम और तुम्हारा गधा दरबार में आए। हम सबके सामने देखेंगे इसका चमत्कार। साधु परेशान हुआ लेकिन डर के मारे मान गया। अध्याय 5 दरबार में बुद्धिराम। अगले दिन दरबार में भारी भीड़ थी। गधा और साधु सामने खड़े थे। बीरबल बोले, हम एक खेल खेलते हैं। हम 10 में से एक व्यक्ति को झूठ बोलने को कहेंगे। फिर देखेंगे कि बुद्धिराम उसे पहचानता है या नहीं। सभी तैयार हुए। पहले 9 लोगों ने सच्चाई बताई और गधा ढेंचू करता रहा। 10वें को बीरबल ने इशारा किया, झूठ बोलो। उसने कहा, मैं कल जंगल में शेर से लड़कर जीत गया। गधा एकदम चुप हो गया। साधु खुशी से चिल्लाया, देखा, यही इसका जादू है। अकबर मुस्कराए, लेकिन बीरबल शांत रहे। अध्याय 6 बीरबल का रहस्योद्घाटन। बीरबल उठे और बोले, जहांपनाह, मैं एक बात कहूं? अकबर बोले, बिल्कुल बीरबल। बीरबल ने एक थैले से कुछ गुड़ निकाला और बोले, मैंने गधे की पूंछ पर रात को गुड़ लगा दिया था। जो भी गधे के पास जाकर उसके कान में बात कहेगा, उसकी उंगली में गुड़ चिपक जाएगा। बीरबल ने सभी 10 लोगों की उंगलियां जांची। 9 की उंगलियां चिपचिपी थीं, लेकिन 10वें की नहीं। बीरबल बोले, इसका मतलब है वह डर गया और गधे के कान में कुछ नहीं कहा, यानी वह झूठा है। गधे ने चुप रहकर बस उसके झूठ से नहीं बल्कि उसके डर से पहचान की। अकबर बोले, तो साधु का रहस्य खुल गया। बीरबल ने कहा, साधु गधे की हर हरकत को चुपचाप पढ़ता था, जैसे अगर कोई डर जाए तो गधा भी घबरा जाता। अगर कोई जोर से बोले तो गधा हिलता। ये सब साधु की चालाकी थी, चमत्कार नहीं। अध्याय 7 न्याय और शिक्षा। अकबर ने साधु को बुलाया। तुमने एक मासूम जानवर को चमत्कारी बताकर लोगों को भ्रमित किया। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? साधु शर्मिंदा था,
महाराज, मैं चाहता था लोग मुझे जाने। मैं सिर्फ एक मामूली साधु था और ध्यान खींचने के लिए मैंने यह चाल चली। अकबर ने उसे क्षमा किया, लेकिन यह आदेश दिया कि वह जीवन भर गांव के बच्चों को पढ़ाएगा और कभी कोई झूठी बात नहीं फैलाएगा। गधा बुद्धिराम अब राजमहल के बाग में रहता था, जहां उसे सब प्यार से बुद्धू महाराज कहते थे। सीख: कभी कभी सबसे भोला दिखने वाला भी चालाकी से लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन सत्य की पहचान तर्क, धैर्य और बुद्धिमत्ता से ही होती है। और बीरबल जैसे लोग यही सिखाते हैं। हर चमत्कार के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक सच्चाई। अकबर और बीरबल खोए हुए शब्दों की खोज। भाग एक अजीब मामला। एक दिन दरबार में एक बुजुर्ग लेखक आया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और चेहरा बेहद परेशान। वह बोला, जहां पनाह, मैं वर्षों से एक ग्रंथ लिख रहा था, सद्गति शास्त्र। इस ग्रंथ में मानव जीवन की सबसे दुर्लभ शिक्षाएं थीं, परंतु अब उसमें से कुछ महत्वपूर्ण पन्ने किसी ने चुरा लिए हैं। मेरी मेहनत मिट्टी में मिल गई है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या किसी पर शक है? लेखक ने कहा, शक है मेरे 3 शिष्यों पर ये तीनों कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, पर ग्रंथ उन्हीं के सामने से गायब हुआ है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब यह तुम्हारा काम है। इस रहस्य को सुलझाओ और जिसने भी यह विश्वासघात किया है उसे ढूंढ निकालो। बीरबल मुस्कराया और बोला, हुजूर, 2 दिन का समय दीजिए, मैं सच सामने लाकर रहूंगा। भाग 2 बीरबल की चाल। बीरबल ने तीनों शिष्यों को अपने पास बुलाया, गोविंद, माधव और देवदत्त। तीनों तेजतर्रार, विद्वान और आत्मविश्वास से भरे हुए। बीरबल ने तीनों से कहा, मैं जानता हूं कि तुम में से एक ने वह पन्ने चुराए हैं, पर यह रहस्यमय भाषा से नहीं, मौन से हल करूंगा। तीनों चौंके। बीरबल ने सबको एक एक सुंदर रंगीन थैली दी और कहा, इन थैलियों में विशेष शब्द बीज हैं। जो निर्दोष होगा उसके बीज ज्यों के त्यों रहेंगे, पर जिसने चोरी की है उसके बीज रात भर में सड़ जाएंगे। तीनों ने थैलियां लेकर अपने अपने कमरों में विश्राम किया, पर ये कोई जादुई बीज नहीं थे। बीरबल ने केवल सामान्य बीज रखवाए थे। भाग 3 भय का फल। सुबह तीनों शिष्य फिर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सबसे थैलियां वापस मांगी। गोविंद और माधव के बीज सामान्य थे, पर देवदत्त की थैली में बीज गीले और कटे हुए लगे। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, चोर यही है, देवदत्त। देवदत्त चिल्लाया, नहीं, आप मुझे फंसा रहे हैं। बीरबल बोला, देवदत्त, बीज सड़ने का डर तुम्हें खा गया। रात को तुमने थैली खोलकर उनमें पानी डाल दिया और थोड़े काट भी दिए ताकि वे जल्दी खराब दिखें, यह सोचकर कि अगर सड़ जाएंगे तो तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। पर तुम नहीं जानते थे, बीज तो सामान्य ही थे। तुमने खुद को ही फंसा लिया। देवदत्त लज्जित होकर झुक गया और बोला, मुझे क्षमा करें। मैं ग्रंथ की कुछ शिक्षाएं चुराकर खुद लेखक बनना चाहता था। भाग 4 सत्य की पुनर्प्राप्ति। अकबर ने कहा, तुमने विद्या का अपमान किया है, तुम्हें उचित दंड मिलेगा। देवदत्त से सारे चुराए गए पृष्ठ वापस लिए गए और लेखक को लौटाए गए। लेखक की आंखों में आंसू थे। बीरबल ने कहा, जिस ज्ञान को आपने बरसों साधा उसे कोई चुरा नहीं सकता। सत्य और श्रम की रक्षा सदैव होती है। अकबर ने बीरबल से प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई शब्दों से नहीं, समझ से बोलती है। सीख: जो सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं उन्हें कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती।
लेकिन जो झूठ के सहारे आगे बढ़ते हैं वे खुद अपनी ही जाल में फंस जाते हैं। अकबर और बीरबल, सहस और भाग जाने वाले शैतान की कहानी। एक अजीब खबर। एक दिन सुबह की पहली रोशनी के साथ ही आगरा के महल में खलबली मच गई। नगर के दक्षिणी छोर पर बसे गांव रतनपुर से एक विचित्र खबर आई थी। गांव में एक शैतान आ गया है। राजा अकबर दरबार में पहुंचे ही थे कि गांव के पंच, पुजारी और कुछ भयभीत किसान दौड़ते हुए आए और अकबर के सामने हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, रतनपुर में बीते 4 दिनों से एक भयानक शैतान दिखाई दे रहा है। वह रात को आता है, खलिहानों में आग लगाता है, मवेशियों को खोल देता है और फिर अजीब अजीब आवाजें करता हुआ भाग जाता है। राजा अकबर ने पहले तो इसे एक अफवाह समझा, लेकिन जब पुजारी ने बताया कि वह खुद उसकी लाल जलती आंखें देख चुका है और एक रात गांव का सबसे साहसी जवान भी डर के मारे बेहोश हो गया, तो बात गंभीर हो गई। हमें इस रहस्य की गहराई तक जाना होगा, अकबर ने गंभीरता से कहा। बीज बोया गया। बीरबल की भूमिका। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने पूरा किस्सा ध्यान से सुना और मुस्कराते हुए बोला, जहां पनाह, या तो यह कोई चाल है, या कोई डरावना मजाक, या फिर कुछ और, पर हमें इसे साहस से सुलझाना होगा। मुझे रतनपुर भेज दीजिए। अकबर ने बीरबल को एक छोटी टुकड़ी के साथ रतनपुर भेजा। बीरबल ने गांव पहुंचते ही सबसे पहले वहां के लोगों से बात की। डर हर चेहरे पर छाया हुआ था। बच्चे रो रहे थे और कई परिवार तो गांव छोड़ने की सोच रहे थे। रात का पहला पहरा, शैतान की पहली झलक। रात होने पर बीरबल ने गांव के बाहर के खलिहान में डेरा डाला। चारों ओर सन्नाटा था, केवल जुगनुओं की टिमटिमाहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई देती थी। मध्यरात्रि के पास अचानक एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई। फिर एक ऊंची आकृति, काले कपड़ों में लिपटी, लाल आंखों वाली, खलिहान के पास आई और आग लगाने लगी। सैनिक डर के मारे हिल नहीं सके, पर बीरबल निडर था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और चुपचाप उस आकृति के पास गया। जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, आकृति उसे देखकर चौंकी और भागने लगी। बीरबल ने उसका पीछा किया, लेकिन वह शैतान एकदम फुर्तीला था और कुछ ही पलों में जंगल